गुड मॉर्निंग बच्चों, है ना। क्लास 7 में हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? साइंस पढ़ रहे हैं। साइंस में हमारा कौन सा लेसन शुरू हुआ था? अध्याय 5 शुरू हुआ था, जिसका नाम क्या था? अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार और लवण। लेसन का नाम क्या था? अम्ल, क्षार और लवण। तो इस अध्याय में हमने क्या पढ़ा अभी तक? कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं, ये हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि सूचक, है ना, सूचक क्या होते हैं। सूचक दो प्रकार के होते हैं, वो हमने देखा। प्राकृतिक सूचक और मानव निर्मित सूचक। जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक सूचक, और जो मानव के द्वारा कृत्रिम सूचक बनाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? है ना, कृत्रिम सूचक कहलाते हैं ना। मानव निर्मित, जैसे हमने हल्दी वाला उदाहरण देखा, फिर गुड़हल के पुष्प वाला उदाहरण दिया, है ना। फिर हमने उसका फॉर्मेलिक एसिड का हमने उदाहरण देखा, है ना। तो यहाँ तक हमने सूचक पढ़ा था कि हल्दी भी सूचक है और गुड़हल का पुष्प भी सूचक है। फिर हमने उदासीनीकरण पढ़ा कि उदासीनीकरण क्या होता है ना। उदासीनीकरण का हमने देखा कि उदासीनीकरण में हमने देखा था कि जब किसी अम्ल और क्षारक के बीच में होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण कहलाती है ना। और इस क्रिया में क्या होती है? ऊष्मा निर्मुक्त होती है, उसके साथ लवण और जल भी बनते हैं। उसके बाद आज हम क्या देखते हैं कि दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण। हमारे दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण क्या है ना। तो उदासीनीकरण आपने देख लिया क्या हो गया ना, कि अम्ल और क्षार के बीच में होने वाली क्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है। अभी आपने देखा होगा कि उदासीनीकरण के उदाहरण में जैसे अपाचन। अपाचन क्या होता है? जब कोई चीज़ पचती नहीं है उसे हम क्या कहते हैं? अपाचन कहते हैं ना। कभी जब हमारा ना, जब कोई चीज़ हम खाते हैं और पचती नहीं है तो हम बोलते हैं क्या होता है कि हमको अपाचन हो गया है ना। तो अपाचन, जैसे अभी हम शादी वादी में गए तो हमने खाना खाया, खाना हमको पचा नहीं तो क्या हो गया? वोमिटिंग के रूप में क्या होगा? उल्टी के रूप में वो खाना बाहर निकल जाता है। कभी कभी क्या होता है? एसिडिटी बनने लगती है, जिससे क्या होता है? पेट में जलन होने लगती है। तो ये क्या कहलाता है? अपाचन कहलाता है। अपाचन क्या होता है? जो हमारे अमाशय है ना, अमाशय में हमारे पहले आप पढ़ चुके हो, लेसन 2 में भी इसका पढ़ चुके हो कि अमाशय जो अंक पढ़े थे आपने पाचन के, उसमें आपने ये पढ़ा था। तो अमाशय में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, HCl। हाइड्रोक्लोरिक क्या है? HCl अम्ल पाया जाता है। यह भोजन के पाचन में सहायता करता है। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? वो भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है। लेकिन अमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा में होने से अपाचन हो जाता है। जब कोई भी हम चीज़ है ना, जितना यदि हमें भूख लगी यदि उससे अधिक हम खाते हैं तो क्या होता है? वो हमको नुकसान करता है। तो उसी प्रकार ये क्या है? अमाशय में अम्ल मतलब HCl क्या है? पाचन में सहायता करता है। लेकिन जब उसकी मात्रा अधिक हो जाती है ना, अम्ल की आवश्यकता जितनी हमको आवश्यकता है उससे अधिक मात्रा हो जाती है, तो क्या होता है? अधिक मात्रा होने से क्या होता है? अपाचन होता है। क्या होता है? अपाचन हो जाता है। तो कभी कभी ये अपाचन क्या होता है? बहुत ज़्यादा कष्टदायक हो जाता है। हमसे क्या होता है? इस अपाचन से हमें बहुत कष्ट होता है ना। तो अपाचन से मुक्ति पाने के लिए, है ना, अपाचन क्या है? बहुत कष्टदायक क्या होता है? जैसे बहुत पेट में जलन मचने लगती है ना, एसिडिटी बनने लगती है। तो इस अपाचन को मुक्ति पाने के लिए हम क्या करते हैं, है ना, मैग्नीशियम। आप देखा होगा कि बाजार में डाइजिन वगैरह जो रहती है, वो जब एसिडिटी बनती है तो हम पीते हैं। तो ये किससे बनी है? ये मैग्नीशियम से बनी हो रही है। किससे रहती है? ये मैग्नीशियम से बनी रहती है। तो अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम जैसे कोई प्रति अम्ल लेते हैं, है ना। मैग्नीशियम जैसे प्रति अम्ल लेते हैं। अच्छा, जो क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है ना। जो हम लेते हैं, आपने बताया कि सफ़ेद रंग का जो रहता है ना, या दूधिया रंग का होता है। आजकल तो मतलब अलग अलग कलर में आने लगे। तो दूधिया कलर का जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो इस अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम उसे लेते हैं। तो ये क्या करता है? इसका काम क्या है? ये जो अत्यधिक अम्ल का प्रभाव रहता है उसको उदासीन कर देता है। क्या करता है? अत्यधिक अम्ल का जो प्रभाव होता है वो इसको क्या कर देता है? उदासीन कर देता है। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा? क्षार होगा, है ना। तो HCl अम्ल
अम्ल और क्षार के बीच में मैंने बताया ना, जब प्रतिक्रिया होती है तो उदासीनीकरण कहलाती है। तो जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अधिकता हो जाती है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, उसके प्रभाव को उदासीन कर देता है, जिससे पेट में जो जलन वगैरह जो कष्ट होता है वो दूर हो जाता है। तो हमने देखा दैनिक जीवन में पहला उदाहरण हमने क्या पढ़ा, आपाचन पढ़ा। दूसरा चींटी का डंक। दूसरा क्या है, चींटी का डंक। जब चींटी काटती है ना, तो वह त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। जब चींटी काटती है तो वो क्या करती है, उसके डंक में जो डंक वो हमारी त्वचा में पहुंचता है तो वो क्या करती है, अम्लीय अम्ल डाल देती है। तो चींटी के डंक में कौन सा अम्लीय अम्ल रहता है, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल रहता है। चींटी के डंक में क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है ना। तो क्या होता है, जब फॉर्मिक अम्ल होता है तो डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा, मतलब जो चींटी के उसमें फॉर्मिक अम्ल होता है तो उसके प्रभाव को अलग करने के लिए नमी खाने का सोडियम, क्या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या क्लेमाइन विलियन मल का उदासीन किया जा सकता है। क्या है, जब वो अम्लीय रहता है तो सोडियम जो हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, खाने का सोडा रहता है, वो क्या होता है, क्षार होता है। तो ये क्षार क्या करता है, उस अम्ल का जो फॉर्मिक अम्ल रहता है उसको उदासीन कर देता है। या क्लेमाइन विलियन मल कर, है ना, या क्या करते हैं हम, क्लेमाइन विलियन करके उसको उदासीन कर सकते हैं। तो ये क्या है, इसमें क्या होता है, क्लेमाइन विलियन में क्या होता है, जिंक रहता है। क्या होता है, जिंक कार्बोनेट रहता है, जो क्षार होता है ना, जिंक कार्बोनेट क्या क्षार होता है। इसी प्रकार यदि हम देखते हैं, कभी आप बोलते हैं मधुमक्खी या बरिया ने काटा है ना, तो आपके बड़े लोग घर में क्या बोलते हैं कि जब काटते हैं तो क्या होता है, जलन होती है, कभी कभी सूजन भी आ जाती है और दर्द भी होता है। तो हमारे घर के लोग क्या कहते हैं कि लोहे को घिस लो, है ना, क्या कहते हैं, लोहे को घिस लो। तो क्या करते हैं, जहाँ पर हमको मधुमक्खी या बरिया वगैरह ने काटा है तो हम क्या, पुराने लोहे को घिसते हैं ना। पुराने लोहे को घिसने से क्या होता है, उसका जो जहर रहता है वो अलग हो जाता है। तो इस पुराने लोहे में क्या रहता है, जंग रहता है, थोड़ा बहुत क्या होता है, जंग रहता है। जो लोहा रहता है उसमें जंग प्रकृति होती है। तो क्या होती है जंग प्रकृति, वो क्षारीय होती है। क्या होती है, वो क्षारीय होती है। तो क्षारीय प्रकृति की है, तो क्या करती है, क्षारीय होने के कारण वो अम्ल को उदासीन कर देती है ना। इस प्रकार आपने देखा कि चींटी के डंक से क्या होता है, मतलब ये उदासीनीकरण के आपके उदाहरण है ना। पहले आपने आपाचन देखा, दूसरा चींटी का डंक है, और दोनों में ये बताया गया कि अम्ल और क्षार की प्रकृति से क्या होता है, उदासीनीकरण क्रिया होती है। अब हम देखते हैं मृदा उपचार। ठीक है, मृदा उपचार क्या है, अनेक कारखानों में क्या होता है, कचरा, जो कचरा फेंका जाता है ना, अपशिष्ट क्या होता है, कचरा होता है जो कारखानों के बाहर फेंका जाता है, जो कारखानों से निकलता अपशिष्ट, तो वो कचरा ही कहलाता है। तो कचरे में क्या होता है, अम्लीय पदार्थ मिश्रित रहते हैं। उसमें क्या रहता है, कारखानों के अपशिष्ट में क्या होता है, अम्लीय पदार्थ उसमें मिले हुए रहते हैं, है ना। तो रासायनिक उर्वरकों की अत्यधिक उपयोग मृदा को उदासीन अम्लीय कर लेती है ना। जो मतलब वो अपशिष्ट निकलते हैं उसमें रासायनिक उर्वरक रहते हैं, तो उसमें अत्यधिक उपयोग क्या होता है, मृदा को अम्लीय बना लेता है। यदि मृदा, ठीक है, यदि मृदा क्या होती है, अधिक अम्लीय, जो वो रहता है, यदि अधिक अम्लीय है या अधिक क्षारकीय हो तो पदार्थों की वृद्धि, पादपों की वृद्धि अच्छे से नहीं होती। ठीक है ना। जो यदि वो मृदा है ना, यदि वो जो रासायनिक अवशिष्ट जो फेंके जाते हैं, तो यदि वो अधिक अम्लीय या अधिक क्षारकीय होगी तो क्या होगा, पौधों की वृद्धि नहीं हो पाएगी, पौधों की वृद्धि अच्छे से नहीं होगी। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसे हम क्या करते हैं, बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड ऐसा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षारक है ना। तो जो अम्लीय होती है उन क्षारकों के द्वारा उन्हें क्या करा जाता है, उपचारित किया चला जाता है। यदि क्षारकीय होती है ना, तो उसमें जैव पदार्थ कंपोस्ट खाद मिलाया जाता है, तो उसकी क्या, क्षारकीय प्रकृति को उदासीन कर देती है। तो जो अम्लीय होता है वो क्षारकीय प्रकृति को उदासीन कर देती है, और जो अम्लीय होता है वो उसकी क्षारकीय प्रकृति को उदासीन कर देती है। ठीक है ना। और जो क्षारकीय होता है वो अम्लीय प्रकृति उसको उदासीन कर देती है। यदि मतलब ये अपशिष्ट है, यदि इन अपशिष्ट को सीधे जलाशयों, है ना, जलाशय मतलब जानते हो ना, जलाशय क्या होता है, जैसे तालाब, नदी, इसमें फेंका जाए, है ना, और नदियों में बहने दिया जाए, है ना। कई लोग क्या करते हैं, इस अपशिष्ट को उसमें विसर्जित कर देते हैं। तो क्या होता है, उसमें मछली रहती हैं, जलाशयों में क्या मछली रहते हैं, अन्य जलीय जीव भी रहते हैं,
जल में रहने वाले जीव रहते हैं, जीवों को तो क्या करते हैं, अम्ल नष्ट कर देते हैं, है ना। तो उस विसर्जित क्या करता है, अम्ल को नष्ट कर देते हैं, है ना। इसलिए कारखाने के अपशिष्ट को जलाशयों व नदियों में विसर्जित करने से पहले क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उदासीन कर देना चाहिए, है ना। क्या करना चाहिए, क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उदासीन कर देना चाहिए, ठीक है ना। तो हाँ, ये बात जब मृदा अधिगम ये बता दिया। फिर कारखानों के अपशिष्ट, अब हमको क्या देखना है, कारखानों के अपशिष्ट। तो मैंने बताया ना कि अनेक कारखानों के अपशिष्ट क्या होते हैं, उनके कचरे में अम्लीय पदार्थ मिश्रित रहते हैं, है ना। तो कारखानों को जब इन कारखानों के अपशिष्ट जलाशयों में या नदियों में विसर्जित करते हैं तो उससे पहले हमको क्या करना चाहिए, क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है इसको। क्योंकि क्या होता है, ये जलाशयों में क्या होते हैं, मछली और अन्य जल जीव रहते हैं, तो क्या करते हैं, उससे उनको नुकसान हो सकता है, कि उनसे उनको नुकसान हो सकता है। इसलिए जो भी अपशिष्ट हैं उसको जलाशयों या नदियों में विसर्जित करने से पहले क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है, क्योंकि मछली और जीवों क्या करते हैं, अम्ल को लोग नष्ट कर देते हैं। तो बच्चों, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या है। तो इस लेसन में हमने क्या पढ़ा, पहला अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, है ना। क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है, उसको छूने से वो चिकनाहट साबुन के समान चिकने दिखाई देते हैं। फिर हमने पढ़ा अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देता है। फिर हमने क्या पढ़ा, वे पदार्थ जो ना अम्लीय होते हैं और ना क्षारकीय होते हैं क्या कहलाते हैं, उदासीन कहलाते हैं। फिर ऐसे पदार्थों के विलयन जो अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयन में भिन्न रंग दर्शाते हैं वो क्या कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा, अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, है ना। लवण अम्लीय कैसे होते हैं, लवण अम्लीय भी हो सकते हैं, क्षारकीय भी हो सकते हैं या उदासीन प्रकृति के हो सकते हैं। तो बच्चों, आपने ये लेसन यहाँ पर आपको पूरा समझ में आएगा होगा। इस लेसन में हमने क्या क्या पढ़ा है पूरा आपको समझ में आ गया होगा। इसके नोट्स आप देख लेना, इसकी एक्सरसाइज हम आगे कराएंगे।